बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज से हम ऑडिटिंग यानी कि बीकॉम पार्ट 2 की एनुअल एग्जाम 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन तो बताए जाएंगे, प्लस उनके अंदर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है सिंपल वर्ड्स में वो बताया जाएगा, डेफिनेशंस क्या क्या लिखनी है सिंपल वर्ड्स में वो बताई जाएंगी, और इसके अलावा आपने क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, आपने हेडिंग्स किस किस तरह देनी है, और ये क्वेश्चन मजीद किस किस स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको पूछा जाता है। यानी कि आपको पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करवाई जा रही है, 2 माह पहले ही पेपर से आपको स्टार्ट करवाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा फोकस होकर स्टडी को गेन कर पाओ। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ऑडिटिंग का। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तमाम कंप्लीट चीजें आपको बताने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर पेयरिंग स्कीम से बेनिफिट उठा सकें। तो ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन इस क्वेश्चन का प्लस इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको वहां से समझाऊंगा ताकि आप हर पेज की पिक ले सको, पिक लेके आप उसको अपने पास सेव करो और बाद में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्वेश्चन जो अब हम फर्स्ट वन करेंगे वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप इतना ही लिखेंगे जितना मैंने आपको शो करवाया, आप इतना ही स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चाहे आप लो से लो स्टूडेंट भी हैं, ठीक है ना। लो से लो मेरी मुराद ये होती है कि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश खुद से लिखने में या इंग्लिश को याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इतना ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको डिटेल में, इसकी चाहे पिक ले लें, नोट डाउन कर लें, आपने इतना ही लिखना है, अदरवाइज आपकी मर्जी अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हो तो। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि जांच पड़ताल करना, मतलब चीजों को देखना, उनके अंदर से ना मिस्टेक्स ढूंढना, फ्रॉड ढूंढना, इस सारे अमल को कहते हैं ऑडिटिंग। अगर आप ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो आपको ऑडिटिंग वर्ड का मतलब नहीं पता तो स्टूडेंट समझिएगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समझ नहीं आने वाली। तो ऑडिटिंग अगर कुछ कोई पूछ ले कि ऑडिटिंग क्या है, आप कहिएगा एक ऐसा अमल, ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें ऑडिटर जो ऑडिटिंग करता है, जिसमें ऑडिटर जो है वो कंपनी के अंदर एरर्स एंड फ्रॉड ढूंढता है, कंपनी की बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेज बुक में, सेल बुक में, कैश बुक में, इन्वेंट्री बुक में, तो एरर्स ढूंढता है और फिर उनको दूर भी करके देता है। इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को ऑडिटिंग कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप इतना ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन मजीद क्वेश्चन से आता है, मसलन किस किस तरह आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फर्स्ट वन हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम का पहला क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को मैं साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन मजीद किन किन स्टेटमेंट से वो पूछेगा। अब देखिएगा डेफिनेशन नंबर 1, आप 2 डेफिनेशन करेंगे। ये डेफिनेशन आपको ये कहती है, इंतहाई सिंपल वर्ड में आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई है। डेफिनेशन ये कहती है कि ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की होती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट 1, बैलेंस शीट 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3, एक आपके पास होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको एमकॉम एमबीए लेवल पर पढ़ाई जाती है, और एक 5th वन स्टेटमेंट भी होती है, वो भी आपको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाएगी। जब ऑडिटर कंपनी में बैठकर ये देखता है कि क्या कंपनी ने ठीक बैलेंस शीट बनाई है, क्या कंपनी ने इनकम स्टेटमेंट ठीक बनाई है, क्या कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बनाया है, तो स्टूडेंट्स ऐसे अमल को कहते हैं ऑडिटिंग। ट्रू एंड फेयर व्यू का ये मतलब है, क्या ये तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताई वो ट्रू और फेयर, यानी कि वो ठीक ठीक आपको तसल्ली बख्श आपको बता रही है ना, इंफॉर्मेशन दे रही है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये है स्टूडेंट ऑडिटिंग की पहली डेफिनेशन। ऑडिटर कौन सा पर्सन होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, देखिए जैसे मैं टीचिंग करवा रहा हूं अभी आपको, तो लेकिन हूं मैं टीचर, इसी तरह ऑडिटर जो काम करता है ना, कंपनी के अंदर जाकर एरर्स और फ्रॉड ढूंढता है, कंपनी के अंदर जाकर एरर्स और फ्रॉड को ढूंढकर उसको ठीक करता है, तो उस अमल को, उस टेक्निक को ऑडिटिंग कहते हैं। अब हम इसकी सेकंड वन डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड वन डेफिनेशन क्या है,
सेकंड डेफिनेशन देखिएगा, सेकंड डेफिनेशन बिल्कुल आपको वही चीज कह रही है जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में आपको बताया। सेकंड डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें ऑडिटर कंपनी के अंदर रहकर डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढता है एरर्स एंड फ्रॉड और फिर उनको प्रिवेंट करता है, मतलब उनको रिमूव करता है। रिमूव करना, प्रिवेंट करना, ये एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये अमल क्या कहलाता है? ऑडिटिंग। याद रखिएगा, ऑडिटिंग हमेशा ऑडिटर करता है, ना ही अकाउंटेंट कर सकता है, ना ही मैनेजर कर सकता है, ना ही डायरेक्टर कर सकता है, ना ही शेयर होल्डर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशंस होगी। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है ना, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। अब ये देखिए, ये है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन साथ में कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन और किस तरह से आ सकता है। आपको कहता है डिफाइन कमर्शियल एरर्स, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन भी इसी का एक सेकंड नाम है। कहता है डिफाइन कमर्शियल फ्रॉड, एक्सप्लेन इट। तो आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ऐसे ही लिखना है, मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग ही लिखना है। तो ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो दो डिफरेंट नेम है मैंने वो आपको बता दिए। और ये क्वेश्चन जो है, ये एनुअल एग्जाम 2022 में आया है और सेकंड एनुअल एग्जाम मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के अंदर भी उसने पूछा है। लेकिन पूछा किस नेम से है? वो जो मैंने आपसे दूसरे दो नेम यूज किए हैं, यानी कि डिफाइन कमर्शियल एरर, एक्सप्लेन इट, या डिफाइन कमर्शियल फ्रॉड, एक्सप्लेन इट। अब हम ना इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, आपने पेपर के अंदर सबसे पहले ऐसे ही ऊपर हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में जब आपने ऊपर मेन हेडिंग दे देनी है ना क्वेश्चन की, मार्कर से, ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। ये आपकी मेन हेडिंग होगी और नंबर 1 हेडिंग होगी इस क्वेश्चन के अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब है? वो काम, मतलब ना ऑडिटिंग करवाने का कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी क्यों ऑडिटिंग करवाती है। यानी कि ऑडिटिंग मींस कंपनी अपनी कंपनी अपने अंदर से एरर्स और फ्रॉड क्यों डिटेक्ट करवाती है ऑडिटर से, ताकि कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला मकसद क्या है कंपनी का ऑडिटिंग करवाने का? वो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। इंडिपेंडेंट ओपिनियन का ये मतलब है कि कंपनी को एक आजादाना मशवरा मिले ऑडिटर की तरफ से, क्योंकि ऑडिटर एक आजादाना पर्सन होता है, वो किसी के अंडर नहीं काम करता। तो वो आजादाना मशवरा देता है कंपनी को कि आपकी कंपनी में ये गलत काम हो रहा है, इसको ऐसे ठीक कर लो। तो इसके अंदर मैंने जितना निशान लगाया हुआ है आप इतना ही कीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है? फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कंपनी इस वजह से करवाती है ऑडिटिंग, ताकि कंपनी को ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में कंपनी को ठीक तरह से पता चल जाए कि कहीं ये बैलेंस शीट जो अकाउंटेंट ने बनाई हुई है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड कहीं खुद से तो नहीं अमाउंट्स डालकर इसको बराबर कर दिया। तो इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आप इतनी ही लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको मैं इस वजह से अंदर से निशान लगा के दे रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी पड़ती है कि उनको नहीं समझ में आती कि हम कितनी एक्सप्लेनेशन याद करें। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? प्रिस्क्राइब्ड लॉ। कंपनी ऑडिटिंग इस वजह से करवाती है ऑडिटर से, उसकी वजह यह है कि कंपनी को यह पता चल जाए कि हमारी जितनी भी वर्किंग हो रही है क्या कानून के मुताबिक हो रही है। आपको पता है कंपनी जो एस्टेब्लिश्ड की जाती है, इनकॉर्पोरेट की जाती है, बनाई जाती है, वो अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाई जाती है। तो कंपनी का ऑडिटर कंपनी को बताता है कि हाँ, आपकी कंपनी में जितना भी काम हो रहा है वो लीगल ही काम हो रहा है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। तो इस पॉइंट के अंदर आप जो एक्सप्लेनेशन करेंगे आप इतनी ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। फोर्थ वन आपका पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिटर ऑडिटिंग जब करता है ना, तो कंपनी ऑडिटिंग ऑडिटर से इस वजह से ऑडिटिंग करवाती है, एरर्स और फ्रॉड इस वजह से डिटेक्ट करवाती है क्योंकि कंपनी ये जानना चाहती है क्या हमारी कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब किस किस अमल के तहत, मतलब वो कौन सा प्रूडेंट कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, क्या कैश बेसिस अकाउंटिंग हो रही है या अक्रूड बेस अकाउंटिंग हो रही है, किस बेस पर अकाउंटिंग हो रही है। मतलब फर्ज करो कंपनी कहती है हमने किसी बंदे को भी उधार माल परचेज भी नहीं करना, किसी से सेल भी नहीं करना, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो उधार पे भी हो रही है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी नहीं कंपनी की, लेकिन अडोप्ट की जा रही है, अख्तियार की जा रही है। तो कंपनी जो है वो ऑडिटर की मदद से ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ये काम हो रहा है, हमारी पॉलिसी के बरअक्स काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो ये थे आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स।
अब देखिएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद आप करोगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले आपने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे नंबर 1 डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दूसरे कंपनी का ऑडिट करवाने का मकसद ये होता है कि अपनी कंपनी के अंदर से एरर और फ्रॉड को ढूंढे और प्रिवेंट करे एरर्स को, फिर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड को ढूंढे ऑडिटर और इसको रिमूव करे। अब सबसे पहले फिर इन दोनों की हेडिंग्स देने के बाद फिर आप दोगे मार्कर से हेडिंग दोगे एरर की। एरर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। एरर एक ऐसी मिस्टेक होती है जो अनइंटेंशनल होती है, जो जानबूझकर नहीं की जाती कंपनी की तरफ से, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, तो इसको कहते हैं एरर। मैंने इसकी जितनी डेफिनेशन लिखी है आपने इतनी भी इतनी ही इन्वर्टेड कॉमे के अंदर डेफिनेशन लिख देनी है एरर की। फिर टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, एक होता है क्लैरिकल एरर और दूसरा होता है प्रिंसिपल एरर। तो आप भी ऐसे ही टाइप्स ऑफ एरर में मार्कर से देंगे टाइप्स ऑफ एरर और फिर बॉल पेन से लिख दीजिएगा क्लैरिकल एरर और प्रिंसिपल एरर। अब हम नेक्स्ट पेज के अंदर जाके इन दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आएगा क्लैरिकल एरर। आप ऐसे ही मेन हेडिंग दे देंगे क्लैरिकल एरर की। अब हमने क्लैरिकल एरर को ना एक्सप्लेन करना है। क्लैरिकल एरर क्या है? एरर आपको पता है वो मिस्टेक होती है जो जानबूझकर नहीं की जाती। तो क्लैरिकल एरर भी एक ऐसी मिस्टेक है जो जानबूझकर नहीं की जाती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, इन्वेंट्री बुक बाय द लोअर मैनेजमेंट। जब ना छोटे मैनेजमेंट के छोटे लोग जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह के लोग, स्टॉक कीपर वगैरह, इस तरह के लोग जब क्या करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टेक कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते, मिस्टेक करते हैं, तो ऐसे एरर्स को कहते हैं क्लैरिकल एरर्स। अब टाइप्स ऑफ क्लैरिकल एरर्स आप मेन हेडिंग ये देंगे, टाइप्स ऑफ क्लैरिकल एरर देर आर 4 टाइप्स, लेकिन आप 3 करेंगे क्योंकि ना वो क्वेश्चन काफी लेंथी चले जाता है। तो आप दे देंगे हेडिंग देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लैरिकल एरर। नंबर 1 क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन दूसरी, और ट्रायल बैलेंस एरर। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है? एरर ऑफ ओमिशन ऐसे एरर वो मिस्टेक जो जानबूझ के ना की जाए, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, कंपनी की जो लोअर मैनेजमेंट है वो ट्रांजैक्शन को ना बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना कंप्लीटली भूल गए। जैसे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बीकॉम पार्ट 1 में किया था ना, या था एक ऐसी एंट्री थी जिसकी राइट साइड सारी होती थी एंट्री की, लेकिन रॉन्ग एंट्री होती नहीं थी क्योंकि वो भूल जाता था लिखना। तो वो जो राइट एंट्री होती थी वही रेक्टिफाई एंट्री बन जाती थी। तो वही बिल्कुल सेम जो एंट्री होती है उसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि वो भूल जाती है लोअर मैनेजमेंट, उसको करना ही भूल गई। इसमें आप इतनी ही डेफिनेशन देने के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर फिर आप एग्जांपल देंगे, जो मैंने एग्जांपल की हेडिंग दी एग्जांपल मार्कर से देंगे। फिर प्रिवेंशन भी आपने देनी है। प्रिवेंशन का मतलब है ऑडिटर इसको दूर कैसे करेगा। तो दूर करने का तरीका मैंने बड़ा सिंपल बताया। आप स्टूडेंट्स को जो आपके टीचर्स बताएंगे बड़ा डिफिकल्ट बताएंगे, तो इसको दूर कैसे करना है ऑडिटर ने, ये एक दफा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जानी है। ऑडिटर को चाहिए कि क्या मतलब वो ना ध्यान से देखे और इनको ठीक कर दे, मतलब वो खुद से रॉन्ग एंट्री पुट करके बता दे, ठीक है ना। अब ये था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? जब कंपनी की लोअर मैनेजमेंट या तो फुल एंट्री लिखना भूल गई या हाफ एंट्री लिखना भूल गई। फुल की बात नहीं करेंगे, ज्यादातर आप माइंड में यही रखिएगा कि फुल एंट्री लिखना जब भूल जाए वो एरर ऑफ कमीशन होता है। जब हाफ एंट्री कंपनी की लोअर मैनेजमेंट रिकॉर्ड करना भूल जाए तो उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी आप अंदर एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखेंगे। एग्जांपल ये है कि अली सोल्ड गुड्स ऑन कैश बट द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश इज नॉट मेड। लेकिन रिकॉर्डिंग कैश बुक की नहीं की, यानी कि अली ने अगर कैश पे चीजें सेल की हैं तो एंट्री होगी ना यही कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, लेकिन कैश अकाउंट को डेबिट की, यानी वो उसको लिखना ही भूल गए, सेल को डेबिट कर लिया, क्रेडिट कर लिया था। तो यहाँ पर आधी एंट्री ही लिखना जब भूल जाए इंसान या लोअर मैनेजमेंट तो उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसकी भी एग्जांपल आप देंगे। फिर एग्जांपल के बाद प्रिवेंशन भी इसकी देंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि ऑडिटर इसको दूर कैसे करेगा इस गलती को। फिर आ गया ट्रायल बैलेंस एरर। ट्रायल बैलेंस याद है आप स्टूडेंट्स बनाते हो, आईकम में भी आपने बनाना सीखा, बीकम पार्ट 1 में भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, जिसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं, एक्सपेंस भी शामिल होते हैं, इनकम भी शामिल होती है, एसेट्स भी शामिल होते हैं, लायबिलिटीज भी शामिल होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस एरर ऐसी मिस्टेक मतलब जानबूझ के नहीं की, जो ट्रायल बैलेंस जो
बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हो जाए, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना अगर लोअर मैनेजमेंट भूल जाए ना, कोई एसेट था फिक्स एसेट, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना ही भूल गई लोअर मैनेजमेंट, तो ऐसे मिस्टेक को क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस एरर कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल भी आप इसी तरह देंगे, लेकिन इसकी जो प्रिवेंशन है वो नेक्स्ट पेज पे, तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन इस पेज के ऊपर आपको शो हो रही है, लाइन लगी हुई है, लेकिन आपने इस प्रिवेंशन को करना ही करना है। एक दफा पढ़ेंगे आपको प्रिवेंशन समझ में आ जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूं, प्रिवेंशन का मतलब है ऑडिटर का मिस्टेक्स को दूर कर देना। अब सेकंड वन जो हमारे पास एरर की टाइप थी वो थी प्रिंसिपल एरर। तो प्रिंसिपल एरर ऐसा एरर है जिसमें अनइंटेंशनल मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, हायर मैनेजमेंट है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर ही नहीं करती अकॉर्डिंग टू द आईएएस, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? जो स्टूडेंट्स एसीसीए करते हैं या सीए करते हैं ना, वो 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट जब भी बनाते हो तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज ही क्यों आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों नहीं आता? ये आपको इंटरनेशनली तौर पे बताया गया है कि जब भी बैलेंस शीट बनानी है आपने एसेट्स और लायबिलिटी की ही बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। तो यही बात है कि अगर फर्ज करो एक मैनेजमेंट है, वो बैलेंस शीट के अंदर एक्सपेंसेस भी लिखती जाती है, इनकम भी लिखती जाती है, तो याद रखना ऐसी बैलेंस शीट को सही बैलेंस शीट नहीं माना जाएगा। क्योंकि वजह क्या है? ऑडिटर कहेगा कि ये अकॉर्डिंग टू आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनी हुई। सही है, तो ऐसी मिस्टेक को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एरर्स। इसकी भी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल एरर आप दो करेंगे। नंबर वन करेंगे इनकरेक्ट एलोकेशन। इनकरेक्ट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि जब कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया, कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनको ठीक तरह से लिखे ही ना। सही है ना। अब आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो लंबे अरसे के लिए होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके ऊपर इतना ज्यादा अरसा दरकार नहीं होता, वो छोटे छोटे अरसे के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर लिखनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर लिखनी है, अगर कंपनी की मैनेजमेंट को यही नहीं पता, इसमें मिस्टेक हो रही है, तो याद रखिएगा ऐसी मिस्टेक को क्या कहते हैं? इनकरेक्ट एलोकेशन। तो इसके अंदर एग्जांपल भी आप इतनी ही करेंगे, प्रिवेंशन भी आप स्टूडेंट्स इतनी ही करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 जो आपके पास आएगा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर है इनकरेक्ट वैल्यूएशन। इनकरेक्ट वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, वो मिस्टेक ये कर रही है कि एसेट्स की वैल्यू ठीक तरह से नहीं लगा रही। यानी कि बैलेंस शीट में फर्ज करें एक एसेट कंपनी ने लिखा 2 लाख का, लेकिन था वो ना 1,50,000 का था। लेकिन कंपनी को ये चाहिए था कि मार्केट से एक बंदा मंगवाती, पर्सन मंगवाती, उसको कहती कि बताओ आपको पता है कि मार्केट में इस एसेट की कितनी वैल्यू रहेगी, तो लगा के बताओ, मैंने अपनी बैलेंस शीट में लिखना है। तो कंपनी की मैनेजमेंट को ये चाहिए था। अब ऑडिटर ने जब बंदा वो मंगवाया मार्केट से, तो उसको कहा कि इस एसेट की मुझे जरा मार्केट वैल्यू बताओ, तो उसने कहा कि ये तो है ही 1,50,000 का, कंपनी ने 2 लाख का लिखा हुआ है, तो ये कंपनी ने गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट वैल्यूएशन है। इसकी आप इसी तरह एग्जांपल दोगे, और प्रिवेंशन भी ऐसे लिखोगे। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है गलती को ठीक करना। अब आगे क्या आ जाएगा? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ अ फ्रॉड। इसमें सबसे पहले आप फ्रॉड की डेफिनेशन लिखोगे। फ्रॉड एक ऐसी मिस्टेक है जो जानबूझकर की जाती है, जानबूझकर की जाती है। तो फ्रॉड में आप इन्वर्टेड कोमे के अंदर पहले लिख दोगे डेफिनेशन, फिर इसके बाद देखिएगा फ्रॉड की टाइप्स। 3 तरह का फ्रॉड होता है: कैश फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड और मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। तो कैश फ्रॉड कौन सा है? ऐसा फ्रॉड जो कैश के अंदर किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी को दिन के अंदर सेल हुई 2 लाख की, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट का नहीं, सेल ही हुई 1,50,000 की। तो इसका मतलब है कंपनी की मैनेजमेंट ने ना 50,000 रुपया अपनी जेब के अंदर डाल लिया, यानी कि उसने 50,000 का धोखा किया। ये धोखा है, ये गलती में नहीं आ सकता, क्योंकि ये धोखा कहलाया जाता है। कंपनी का बच्ची है, उसको नहीं पता कि 2 लाख की सेल हुई है और 1,50,000 बता रही है। तो ये क्या है? ये कैश फ्रॉड है। कैश में ये फ्रॉड है। तो कैश के अंदर आप फ्रॉड के अंदर ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लाइनें दी है ना, आप इतनी ही लाइनें कीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इजीनेस ही लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर एग्जांपल देंगे, फिर आप इसी के अंदर प्रिवेंशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेंट्री फ्रॉड। इन्वेंट्री फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड का क्या मतलब है? जब
हेरा फेरी की जाए जानबूझकर किसमें, इन्वेंट्री में। मिसाल के तौर पर कंपनी एसी बनाती है तो कंपनी ने ना 1 साल के अंदर जो एसी टोटल बनाए वो बनाए 2 लाख, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट शो करती है वो शो करती है कि भाई नहीं, हमने 1,80,000 जो है एसी बनाए हैं। तो 20,000 एसी कंपनी ने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए खुद से लेके घर में। तो ये इन्वेंट्री में फ्रॉड की जाती है। अक्सर आप देखना भी कंपनीज के अंदर ना, जो जो जिस भी मतलब चीज की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो चीज को उठा के घर भी ले जाती है। हेरा फेरी करते हैं ना, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो ये किस में आ जाता है, इन्वेंट्री फ्रॉड के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन सॉरी एग्जांपल भी इसी तरह लिखेंगे, फिर आप इसके अंदर प्रिवेंशन भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। फिर आप का आ जाएगा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंट्स में हेर फेर करती है। अकाउंट्स में हेर फेर का मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें कंपनी ने ये कर दिया, एक अकाउंट था, कंपनी के पास एक डेटर अकाउंट था, वो था 2 लाख का अली के नाम से, और वही एक एक और पर्सन था अली के नाम से, डेटर अकाउंट था। तो कंपनी ने दोनों के अकाउंट्स को आपस में ना जानबूझ के ना क्या कर दिया, एक जो फर्स्ट वन अली था उससे लेने थे 2 लाख रुपया, सेकंड वन अली से लेना था लाख रुपया। तो जो सेकंड वन पर्सन था ना अली, वो कंपनी के किसी मैनेजमेंट का रिलेटिव था। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा करते हो कि मैं ना आपका जो अकाउंट है वो फर्स्ट वन अली से मैं कर देता हूँ, मैनिपुलेट कर देता हूँ, मतलब उसको चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको ना जरा ना थोड़े पैसे देने पड़े। तो ये किस में आ जाएगा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट में। तो इसके अंदर एग्जांपल नहीं है, आप इसकी प्रिवेंशन ही लिखोगे। लास्ट वन आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में आ जाएगा, एम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का ऑडिटिंग करवाने का और क्या मकसद होता है, और मकसद ये होता है कि मोरल चेक है, ताकि कंपनी अपना देखे, चेक रखे, मोरल अखलाकी चेक रखे अपने मैनेजमेंट के ऊपर, कि मेरी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग की मदद से ना ये मालूम किया जाता है कि एरर्स और फ्रॉड कितने कितने कंपनी के हो रहे हैं। तो ये है मोरल चेक। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको किस तरह आ सकता है मैं दोबारा बता देता हूँ। चाहे आपको आए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, चाहे आपको आगे आ जाए कि डिफाइन एरर्स या डिफाइन कमर्शियल एरर एक्सप्लेन इट, या चाहे आपको आ जाए डिफाइन कमर्शियल फ्रॉड एक्सप्लेन इट, तो आप यही क्वेश्चन को लिखेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर नंबर 1 से, और हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम का ये क्वेश्चन नंबर 1 भी था। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड ऑडिटिंग का, जो कि था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।